नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास के अंदर, आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हैं तो काफी ऐसी बातें हैं जो आपको पीछे सीख के आनी पड़ेंगी। माने अगर आपने इनिशियल लेवल से क्लासेस लगाई हैं तो बहुत आसानी से आप लोग क्लबिंग ऑफ इनकम को समझ पाएंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम आपका वन ऑफ द थ्योरेटिकल चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के नाम से जो चैप्टर था, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। सिमिलर पैटर्न में अगर आप लोग बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, करीब करीब 2 या 3 लेक्चर के अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। यहां से भी 6 नंबर के सवाल के आने की पॉसिबिलिटी है और यहां से भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को थोड़ा याद करना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो पीछे के हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ इस चैप्टर के अंदर चलने वाला है। तो अगर आप लोग देखिए, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली जिनका इस्तेमाल हो सकता है इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। अगर आप सभी में से अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ पढ़ाया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। मैंने बताया था इससे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आता है। इसके बाद हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स आपके टैक्स रेट्स को कंसीडर किया था और टैक्स रेट्स को पढ़ने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से एक सवाल 101% आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद सबसे बड़ा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आपने हाउस प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर लिया है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था, आपको कैपिटल गेन भी करा दिया था। कैपिटल गेन को करने के बाद हमने क्या पढ़ा था, आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था दैट इज द, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्सेज का भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था आपका सेट ऑफ एंड द कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके चैप्टर थे जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है इनके अंदर से कुछ बुनियादी तौर पे छोटी छोटी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। तो ये वो हमारा सिलेबस है जो अभी तक हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या पढ़ा, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 पढ़ना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं अदर सोर्सेज की तो सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक आपको पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये जो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर है, यहां पर आपको कुछ सेक्शंस की एक रेंज लेके चलनी है। अगर आप लोग बात करें सेक्शन की तो सेक्शन 60 से लेकर के, और अगर आप लोग सेक्शन 64 की बात करते हैं तो यहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसके बारे में दी गई है, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर दी गई है। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन आपको एक सिनेरियो समझ में आना चाहिए, एक सिस्टम समझ में आना चाहिए। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर आपको सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 64 पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे तो वहां पे ये जो आपके 4 सेक्शन है और इनके अंदर जो सब सेक्शन है वो किससे डील करना सिखाएंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम से डील करना सिखाएंगे। यहां पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको जरूर अपने जहन में रखना है। जैसे क्या क्या बातें हैं, अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, सेक्शन 60 से लेके और हमें कहां तक चलना है, 64 तक चलना है। और 64 के अंदर भी अगर आप सब सेक्शन की बात करते हैं तो अलग अलग आपको सब सेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सेक्शन 60 की बात करते हैं तो यहां पे हमें पर्टिकुलर्स पर फोकस कीजिएगा। किसके बारे में स्टडी करना है, हमें पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउटिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब आपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया है, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। अगर आप लोग ट्रांसफर ऑफ इनकम करते हैं तो उस केस में आपका कौन डील करता है, सेक्शन 60 डील करता है। उसके बाद 61 से लेकर 63 तक अगर आप लोग बात करते हैं, सेक्शन 61, 62, 63, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप बात करने वाले हो रिवोकेबल
ट्रांसफर को लेकर के। अब ये क्या होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग रहता है। इसके बाद आपको पढ़ना है 64(1) 64(1)(4) 64(1)(6), उसके बाद 64(1)(7) और 8 अगर आप लोग बात करते हैं। 64(1)(a) आप लोग पढ़ेंगे, 64(2) आप लोग पढ़ेंगे। ये कुछ सेक्शन है जिनका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है, इन सेक्शन के गो थ्रू होना है और इन्हीं सेक्शन के अंदर से करीब करीब 6 नंबर का एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक गो थ्रू दे दिया है, एक इमेज बता दिया है कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर मूव करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी आज की क्लास के अंदर तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलोंग विद जो सेक्शन 60 है उसको पढ़ ले, अलोंग विद सेक्शन 61 को भी पढ़ ले। अगर समय रहता है, समय इजाजत देता है तो हम लोग सेक्शन 62 को भी थोड़ा सा डिस्कस यहां पे कर लेंगे। अब देखिए कुछ बुनियादी बातें हम लोग समझते हैं। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर ये तो बताइए क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एसएससी है, एसएससी का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो लायबल है कोई टैक्स पे करने के लिए, यानी कि जिसको अगर टैक्स पे करना है वो क्या कहलाता है, एसएससी कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड क्लबिंग ऑफ इनकम है। क्लब का मतलब क्या होता है, क्लब के दो मायने होते हैं। एक तो बेसिक मीनिंग आप लोग समझ ही गए होंगे, क्लब का मीनिंग क्या होता है, क्लबिंग ही होता है। एक होता है आपका इंक्लूड करना, क्या करना, आपका इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मीनिंग क्या होता है, क्लब करना। यह बहुत आसान शब्दों में अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात करते हैं, अगर आप लोग बात करते हैं एडिशन की, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्लब का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी कि इनकम को आपको क्लब करके चलना है, जोड़ के चलना है या इंक्लूड करके चलना है। सर इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है, क्लबिंग ऑफ इनकम मींस इंक्लूडिंग। सबसे पहला कीवर्ड क्या है, इसका मतलब या तो इंक्लूडिंग होगा या आप लोग क्या लेके चल सकते हैं, एडिंग होगा। द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इस पर जरूर ख्याल कीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनदर पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं। इन द एसएससीज टोटल इनकम इन ए सर्टेन केसेस स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 60 से 64। माने इसका मतलब ये है जो कुछ ऐसी कंडीशंस है, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड केसेस हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 60 से लेके 64 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, उनके अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, कोई भी एसएससी है उसकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर हम किसी और पर्सन की इनकम को ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और ये पूरा सिनेरियो हमें कौन सिखाता है, ये पूरा सिनेरियो हमें क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर सीखने को मिलता है। याद रखिएगा ये तमाम कंडीशंस, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्टेन केसेस, यानी कि अगर आप लोग कुछ केसेस की बात करते हैं, यानी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सर हमने बात किया है सर्टेन केसेस स्पेसिफाइड, कहां पे स्पेसिफाई किए गए हैं, आपका याद रखिएगा स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडर द सेक्शन। कौन से सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्शन 60 से लेके कहां तक बात कर रहे हैं, सेक्शन 64 तक बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पे क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में ही आपको पढ़ना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। सर क्लबिंग ऑफ इनकम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सर क्लबिंग ऑफ इनकम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो लोग प्रिवेंट टैक्स एविएशन करते हैं, टैक्स बताते हैं, आपके इनकम टैक्स के अंदर लूप होल को पकड़ करके जो टैक्स बताने की कोशिश करते हैं ना, उस टैक्स एविएशन से बचाया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके, सरकार का नुकसान ना हो। सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या मीनिंग है जो आपने एक शब्द दिया है, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, एक शब्द है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, कहते हो इसको टैक्स एविएशन। क्या बोलते हो, टैक्स एविएशन। माने एक आपका ये समझ सकते हो जो आपने इनकम टैक्स के अंदर लूप होल है उसका इस्तेमाल करके आपने क्या किया, टैक्स बचाने की कोशिश की, उसको कहते हैं टैक्स एविएशन। अब देखिएगा अगर आप लोग कहानी थोड़ा देख के चले कि सर सेक्शन 60 कहां से आया है, एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए, तो मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता देता हूं। लेटर से कोई भी दो पर्सन है, मिस्टर एंड मिसिज, ये आपका कोई भी एक मिस्टर जिसका कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हैं और ये उनकी मिसिज है। क्लियर है, ये क्या है, उनकी मिसिज है, इनका भी थोड़ा कुछ भी आप लोग नाम रख सकते हैं। मैंने इसका क्या कर दिया है, ये है आपका मिस्टर ए और ये क्या है आपका मिसिज ए, वट एवर यू कैन से, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, एक सिनेरियो में आपको समझाता हूं। अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो 5 लाख तक आपका टैक्स फ्री रहता है, अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है, लेट अस से कि इसका एक बिजनेस चलता है जहां से इसका इनकम आता
है, लेटर से मैंने कितना मान लिया है, 5 लाख मान लिया है। इसने अपनी रेंट प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है, हाउस प्रॉपर्टी पे इसका जो रेंट आता है टोटल कितना आता है आपका 2 लाख आता है। अगर आप लोग देखेंगे तो 7 लाख या 6 लाख ले लेता हूं, यहाँ पे कितना ले लेता हूं 6, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8 लाख हो गया है। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान देंगे ये सिनेरियो होता तो यहाँ पे होता क्या, इसको टैक्स पे करना पड़ता। अगर ये न्यू रेजिम की बात करता है तो आपको पता है 3 लाख तक टैक्स फ्री होता है, उसके बाद आपका जो टैक्स स्लैब बनते चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका कोई ना कोई टैक्स बनता। अब इसने क्या किया, इसने लूप होल को पकड़ा कि 7 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना, या ओल्ड रेजिम की बात करें तो 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। तो इसने क्या किया, इस इनकम को अपना एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया। किसके पास ट्रांसफर कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को इसने इसको उठा करके अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया कि ये वाला जो पैसा है ना ये मेरे पास नहीं रहता, इसको मेरी पत्नी हैंडल करती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपको 7 लाख तक का एक तरीके से रिलीफ दिया जाता है तो ये 6 लाख इनकम है, तो ये इनकम कैसी हो गई, ये आपकी टैक्स फ्री हो गई ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 2 लाख, ये भी क्या हो गया आपका टैक्स फ्री हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन्होंने लीगली लूप होल का इस्तेमाल करके और अपने टैक्स को बचा लिया। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं आप लोग, टैक्स एविएशन बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, टैक्स एविएशन। कहां पे चला गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप लोग इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टैक्स एविएशन। क्या बोलोगे, टैक्स एविएशन। याद रखिएगा क्या बोला जाता है इसको, टैक्स एविएशन। जस्ट अ मिनट, यस। यहाँ पे ये स्लाइड कहां पे चली गई, जस्ट अ मिनट। क्या बोला जाता है इसको, टैक्स एविएशन। चलो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। इसको मैं देखता हूं कोई टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो टैक्स एविएशन बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा आपको इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब आप लोग एडिशन से ले सकते हैं, आप लोग इंक्लूड करना ले सकते हैं। बस ये छोटा सा मीनिंग आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन सेक्शन की तरफ। सेक्शन 60 क्या कहता है माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 60 कहता है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ट्रांसफर करता है इनकम को, यानी कि अपनी इनकम को क्या किया है, उसने ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखिएगा। उसने अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया है, ट्रांसफर किया है केवल और केवल इनकम को। क्या ट्रांसफर नहीं किया है, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। जैसे पिछले केस में हमने देखा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को मिसिस जो ए थी या एक्स थी उसको ट्रांसफर कर दिया था। एसेट अगर आपका ट्रांसफर नहीं किया है ना तो गवर्नमेंट ने पूरा दिमाग लगा करके सेक्शन 60 बना दिया। बोला अब आप ध्यान रखिएगा, आपने इनकम ट्रांसफर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इनकम ट्रांसफर हुआ है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट तो आपका जो ट्रांसफरर है, एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफररी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, एक होता है गिवर, एक होता है रिसीवर। तो हम गिवर की बात करें, जिसने गिवन, जिसने दिया है, ठीक है ना, जिसने प्रॉपर्टी दिया है, जो आपका ट्रांसफरर है उसी के हेड में टैक्स जाएगा, उसी को टैक्स देना पड़ेगा। माने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नोट करके इसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी अहम लाइन हो जाती है। इफ द एसएससी ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ, यानी कि एक एसएससी है, उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम को ट्रांसफर कर दिया है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। अगर वो एसेट को ट्रांसफर नहीं करता है तो उस केस में ये जो इनकम है ये टैक्स रहेगी अंडर द हेड ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है ना, जिसने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। जिसने क्या किया है, जिसने ट्रांसफर किया है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। जिसने क्या किया है, जिसने ट्रांसफर किया है उसके हेड में क्या रहेगी, ये इनकम आपकी टैक्सेबल रहेगी। ये सेक्शन कब बनाया, सेक्शन 60 बनाया गया। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। हम एक फिक्स्ड डिपॉजिट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे कोई भी मिस्टर राज है जिसने अपने फ्रेंड को ये राइट दिया है कि वो रिसीव कर सकता है, क्या रिसीव कर सकता है, इंटरेस्ट फ्रॉम हिज फिक्स्ड डिपॉजिट। क्लियर है। यानी कि मिस्टर राज ने अपने फ्रेंड को क्या बोला कि मेरी जो एफडी की हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, जो ब्याज बनता है वो तू ले सकता है, ये राइट मैं तेरे को देता हूं। क्लियर है, सीधी सीधी बात है। द एफडी रिमेन्स राज नेम, लेकिन एफडी मेरे नाम रहेगी, तो उसके इंटरेस्ट को एक तरीके से ले सकता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान दीजिएगा, द इंटरेस्ट इनकम विल स्टिल बी टैक्सेबल इन द राज हैंड, क्योंकि हमने बताया अगर आप इनकम को ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, केवल इनकम ट्रांसफर किया है, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपके ट्रांसफरर के हेड में ही इनकम टैक्सेबल रहेगा। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, समझना है।
है, अंडरस्टैंड करना है। ये रीजन भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। हाँ, अगर उसने एफडी को ट्रांसफर कर दिया होता ना, तो उस केस में वो किसके हेड चला जाता, उसके जो फ्रेंड है उसके हेड में चला जाता। तो काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 60, आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है। सेक्शन 60 क्या कहता है कि अगर आपका एसएससी केवल और केवल इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द एक्चुअल एसेट, तो उस केस में वो जो आपका इनकम है वो टैक्सेबल होगा किसके हेड में, जो आपका ट्रांसफरर है, जिसने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा नियम है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा सेक्शन है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, एक आपका सेक्शन 61 है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मेरे को समझानी पड़ेंगी, याद रखिएगा। ये क्या है, आपका सेक्शन 61 है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिवोकेबल। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब इसका क्या मतलब है सर, नहीं समझे, रिवोकेबल क्या बला है, आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसकी बात करते हैं, रिवोकेबल की बात करते हैं। रिवोकेबल का मतलब आपकी कोई डील होती है, लेकिन भविष्य में जाकर के वो डील या तो बैक ले ली जाती है, माने कि टेकन बैक, या तो आप लोग क्या कहेंगे जिसको वापस ले लिया जाता है, या जो जाकर के आगे कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाती है, वो डील आपकी कैंसिल हो जाती है। इन फ्यूचर की बात हो रही है। तो इस तरीके के जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हो। आपने कोई ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, भविष्य में जाके वो कैंसिल हो गया, फ्यूचर में जाके कैंसिल हो गया है, या आपने वापस ले लिया है, तो उस केस में क्या होगा, इसको बोलोगे आप लोग रिवोकेबल ट्रांसफर। और रिवोकेबल ट्रांसफर से डील करने के लिए वी हैव अ सेक्शन 61, हमारे पास क्या है, सेक्शन 61 है, जो काफी डिटेल में जाके इन मुद्दों को कवर करता है। इफ एन एसएससी ट्रांसफर एन एसेट रिवोकेबली, यानी कि उसने क्या किया है, रिवोकेबली अपने एसेट को ट्रांसफर किया है, या तो बाद में जाके वो कैंसिल हो गया है, वह वापस ले लिया गया है, द इनकम फ्रॉम द एसेट, यानी कि अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, एसेट से इनकम की बात करते हैं, वो टैक्सेबल होगी इन द ट्रांसफरर हेड, माने किसके हेड में ट्रांसफरर होगी, किसके हेड में आपकी टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर्स के हेड में टैक्सेबल होगी। बहुत बुनियादी तौर पे आपको समझना है, ठीक है, तो बहुत बेसिक समझ में आया। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, कोई भी मिसेस मीना है जिसने ट्रांसफर किया है अपने मकान को, अपने घर को अपने ब्रदर के नाम, अपने भाई के नाम, बट द रिवर्स द राइट टू कैंसिल द ट्रांसफर एनी टाइम, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो भी किसी भी समय में अपने मकान को वापस ले सकती है, उसके अधिकार को, उसके राइट को कैंसिल कर सकती है। तो उस केस में जो इनकम्स होगी ना एसेट से, वो मीना के हेड में ही टैक्सेबल होगी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कौन है, ये आपका सेक्शन 61 है। अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एक पढ़ा है हम लोगों ने सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, सेक्शन 60 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। अब आपने क्या दिमाग लगाया, सर हम एसेट भी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, हम क्या कर देंगे, लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, रिवोकेबल ट्रांसफर। याद रखिएगा, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब बाद में हम अपना उल्टा ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप लोग रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं तो उसका भी समाधान कहां पे कर दिया, सरकार ने सेक्शन 61 बना दिया, जहां पे रिवोकेबल ट्रांसफर से कैसे डील करना है ये भी साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो दो सेक्शन हो गए हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर, एक तो सेक्शन 60 आप लोगों ने पढ़ा, एक आप लोगों ने सेक्शन 61 पढ़ा। क्लियर है, यहां पे बेहद आसान है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं सेक्शन 62 की ना, तो सेक्शन 62 के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ख्याल में रखना है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इररिवोकेबल ट्रांसफर एक्सेप्शन पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट डाल दिया जाता है कि इररिवोकेबल ट्रांसफर का एक्सेप्शन वाला केस डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्या मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। इफ द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल, ट्रांसफर क्या हो जाता है, इररिवोकेबल हो जाता है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। माने आपने क्या किया, एक लिमिट सेट कर दिया कि मैं अपने ऑफर को ना तो कैंसिल कर सकता हूं ना ही ट्रांसफर कर सकता हूं, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, माने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए अगर आपका ट्रांसफर है वो क्या हो जाता है, इररिवोकेबल हो जाता है। देन ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम पीरियड के दरमियान जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफररी के हैंड में, ठीक है ना, किसके हैंड में होगी, ट्रांसफररी के हैंड में होगी। याद रखिएगा, उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर आप लोग बाद की बात करते हैं तो बाद में वापस से जिसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी, जिसके पास ये एसेट जाएगा, वही इसके ऊपर क्या देगा, टैक्स देगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, समझ में आया। यानी कि अगर आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बता दिया, अगर आप लोग कहेंगे आपने क्या किया है, एक स्पेसिफाइड पीरियड उठाया है, ठीक है, उस पीरियड के दरमियान आपका जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाता है, इररिवोकेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, इररिवोकेबल ट्रांसफर हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस
केस में क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्स कौन भरेगा, ट्रांसफररी भरेगा, ठीक है ना, यानी कि आपका क्या भरेगा, जो बंदा रिसीवर है, क्या है आपका रिसीवर है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कह सकते हो इसको ट्रांसफरर फ्रेडी, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बहुत बेसिक सा नियम है, याद रखिएगा। और इससे कौन डील करता है, इससे माय डियर फ्रेंड्स आपका सेक्शन 62 डील करता है, सेक्शन 62 डील करता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जैसे आपका कोई भी मिस्टर रमेश है जिसने ट्रांसफर किया है अपनी दुकान को उसकी वाइफ के नाम 5 साल के लिए, तो 5 साल तक टैक्स किसके हेड में रहेगा, उसकी वाइफ के हेड में रहेगा। 5 साल बाद ये वापिस से आपका जो आपका मिस्टर रमेश है उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा नियम है, याद रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सादा सेक्शन है। सेक्शन 60 आपको पढ़ना है, उसके बाद सेक्शन 61 आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सेक्शन 62 आपने पढ़ा, क्लियर है। और मैंने बताया था सेक्शन 61, सेक्शन 62 और सेक्शन 63, ये तीनों सेक्शन आपके रिवोकेबल ट्रांसफर से डील करते हैं। शुरू में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। अगर आप लोग रिवोकेबल ट्रांसफर की बात करते हैं तो उस केस में ये तीनों सेक्शन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक बात आपको समझाइए। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। ट्रांसफर इररिवोकेबल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, ये मैं आपको बता चुका हूं। स्पेसिफिक पीरियड के केस में अगर आपका ट्रांसफर होता है तो उस केस में क्या होगा, देखिए कुछ कंडीशंस है सेक्शन 62 के लिए, कुछ कंडीशंस है माय डियर फ्रेंड्स जिनको हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसफर अगर आपका क्या है, इररिवोकेबल है, पीरियड मस्ट बी डिफाइन और अंटिल ट्रांसफर इन लाइफ टाइम, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माने पीरियड डिफाइन होना चाहिए। इनकम अराइजेस ड्यूरिंग द इररिवोकेबल पीरियड, इररिवोकेबल पीरियड के ड्यूरिंग में क्या अराइज होना चाहिए, इनकम अराइज होना चाहिए। और अगर आप लोग बात करते हैं ट्रांसफर मस्ट नॉट बी कॉलरेबल डिवाइस, यानी कि आपका ट्रांसफर क्या नहीं होना चाहिए, कॉलरेबल डिवाइस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जिनको अगर आप लोग एक तरीके से लर्न कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है आज की क्लास के अंदर। कुछ फंडामेंटल चीजें डिस्कस की हैं, उसके बाद हमने देखा सेक्शन 60 क्या कहता है, सेक्शन 61 क्या कहता है, सेक्शन 62 क्या कहता है। माने अगर आप ध्यान देंगे तो सेक्शन 60 की बात की है, 61 की 62 की अलॉन्ग विद द 62 के अंदर जो कंडीशंस है उनकी बात की है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लबिंग ऑफ इनकम को लेकर के। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।